खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग जोश लेकर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बिना रुके बिना थके अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़। लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। बुलेटिन में सबसे पहले बात उन मजदूरों की जो पिछले 10 दिनों से उत्तरकाशी की टनल में फंसे हुए हैं। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। तो क्या है ताजा ग्राउंड रिपोर्ट, इसका अपडेट आपको थोड़ी देर में देंगे। शुभ समाचार में आपकी मुलाकात उन लोगों से भी कराएंगे जो दिन रात मजदूरों के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। आपको दिखाएंगे कैसी कैसी चुनौतियों के बीच चल रहा है मजदूरों को बचाने का ये ऑपरेशन और कहां तक पहुंची मिशन जिंदगी, ये भी आगे समझेंगे। तो बात उस डीप फेक कंटेंट की भी करेंगे जिसने प्रधानमंत्री तक को चिंता में डाल दिया है। आपको बताएंगे कि डीप फेक कंटेंट पर शिकंजे की क्या है सरकारी तैयारी और डीप फेक वीडियो ना हटाने वाले वक्त में कैसे सोशल साइट्स को पकड़ने वाला है भारी, इसकी भी आगे होगी बात। शुभ समाचार में आपको शिरडी के साईं बाबा के दरबार में भी लिए चलेंगे जहां विदेशी भक्तों ने साईं के दर पर हाजिरी लगाई। क्या है शिरडी के साईं बाबा को लेकर विदेशियों के अनुभव और कैसा नजर आया शिरडी में पालकी यात्रा का रंग, इसकी तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे। बात उस खबर की भी करेंगे जिसकी तारीफ इस वक्त चारों ओर हो रही है। खबर पंजाब से है जहां 75 साल पूरे कर चुके पेड़ों तक पहली पेंशन पहुंच चुकी है। क्या है पेड़ों की पेंशन का ये पहल? ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं। कैमरे में वापस आने के बाद पानी छोड़ेंगे। तो शुभ समाचार में सबसे पहले बात उन मजदूरों की जो 10 दिनों से उत्तरकाशी की टनल में फंसे हुए हैं। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 11वां दिन है। रेस्क्यू टीमें 10 दिन से 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की पुरजोर कोशिश में जुटी हुई हैं। एजेंसियां अगले 40 घंटों को अहम बता रही हैं। रेस्क्यू से जुड़ी एजेंसीज का कहना है कि 30 से 40 घंटों के अंदर सुरंग से सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को सुरंग से अच्छी खबर आई थी। सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवारों ने अपनों के चेहरे कैमरे के जरिए देखे और उनसे बात की। इस दौरान मजदूरों को भरोसा दिलाया गया कि वो जल्द बाहर निकल जाएंगे। ताजा अपडेट ये है कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए ऑगर मशीन से अब तक 32 मीटर तक ड्रिल कर लिया गया है। रेस्क्यू टीम ने 40 एम्बुलेंस बुलाई हैं। आपातकालीन सेवा 108 को अलर्ट मोड पर भी रख दिया गया है। ऑपरेशन के कल तक खत्म होने की संभावना है। आप लोग कैमरे को वापस पाइप में बाके रख दें। हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं। उसके बाद पानी छोड़ेंगे। तो कैसे दिन पर दिन रेस्क्यू टीम उम्मीदों के करीब पहुंच रही है, इसकी तस्वीरें भी देख लेते हैं। हर दिन उम्मीद का सूरज उगता है और राहत बचाव का काम फिर से शुरू हो जाता है। मजदूर और मशीनें जिंदगी बचाने के मिशन में जुट जाती हैं। अलग अलग मोर्चों पर काम जारी है। सीमा पर सड़क बनाने वाला संगठन बीआरओ भी वहां टनल के पास सड़क बनाने का काम कर रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिल किया जा रहा है, फिर मजदूर उस मलबे को साइड लगाते हैं। वहां जुटी हर टीम के पास एक अहम जिम्मेदारी है और सबका मिशन है टनल में फंसे लोगों की सुरक्षित घर वापसी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उत्तरकाशी की ही तस्वीरें हैं जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब इन सब के बीच में अच्छी खबर यह है कि मजदूरों से संपर्क साधा जा पा रहा है। कैमरे के जरिए देखा जा रहा है कि वो सुरक्षित हैं या नहीं। साथ ही साथ खाना और पानी की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। अभी जानकारी ये भी लगी है कि इन रेस्क्यू टीम्स का कहना है, वहां जो मौजूद अधिकारी हैं उनका कहना है कि अगले 30 से 40 घंटे में मजदूरों को संभवतः बाहर निकाल लिया जाएगा। सुरंग में फंसे कर्मचारियों तक पहुंचने का रास्ता बना रहे हैं। दूसरी तरफ अंदर फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए पूजा भी की जा रही है। टनल के बाहर बने मंदिर में रोज सुबह शाम पूजा होती है। उत्तराखंड देवभूमि है और ये लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र भी है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि पूजा पाठ से ईश्वर की कृपा बरसेगी और राहत बचाव के काम में कोई अड़चन नहीं आएगी।
तो देख सकते हैं कि टनल के बाहर कैसे मंदिर बनाया गया है और जो पुजारी हैं वहां सुबह शाम पूजा कर रहे हैं ताकि जो काम चल रहा है, जो रेस्क्यू का काम चल रहा है, उसमें किसी भी तरह की कोई अड़चन ना आए। सुरक्षित 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया जाए। तो ये तस्वीरें उत्तरकाशी से आप देख रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू टीम दिन रात एक लगाकर मजदूरों को बाहर निकालने की जद्दोजहद में लगी हुई है। जंग जिंदगी बचाने की है तो हर कोई अपना योगदान इसमें दे रहा है। टनल में फंसे कर्मचारियों के लिए डॉक्टर्स की सलाह पर खाना तैयार करवाया जा रहा है। बीती रात उन्हें बटर वाली 2-2 रोटी, पनीर की सब्जी और थोड़े चावल भिजवाए गए। डॉक्टर्स की सलाह पर कम मिर्च मसाले वाला खाना उनके लिए बनाया गया। पका हुआ खाना खाने से ताकत मिलेगी और वो उनकी मानसिक सेहत भी इससे दुरुस्त होगी, ऐसा डॉक्टर्स का मानना है। इसीलिए खाना लगातार बन रहा है। पहले दिन हमने देखा जहां नट्स भिजवाए गए थे, उसके बाद खिचड़ी भिजवाई गई और कल प्रॉपर खाना भिजवाया गया, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, वो तमाम चीजें शामिल हैं। हालांकि मिर्च मसाले बहुत कम रखे गए क्योंकि कई दिन से मजदूर फंसे हुए हैं और ऐसे में उनकी सेहत अच्छी रहे, डॉक्टर्स की सलाह पर ही ये खाना भिजवाया गया है। हमने उनके लिए वेज पुलाव बनाया और मटर पनीर बनाया और चपाती बनाया, बटर चपाती, और ये 3 चीज़ें दी हमने। प्रॉपर पैक करके भेजा? हाँ, प्रॉपर हमने उनको पैक करके भेजा। एक पोर्शन के हिसाब से भेजे कि एक आदमी के लिए 2 रोटी, एक आदमी के लिए 1 राइस और 1 सब्जी। कुछ खास निर्देश भी दिया गया था कैसे बनाना है? हाँ, बिल्कुल दिया गया था। हमने उनके लिए साफ सफाई से एकदम अच्छे से उनके लिए तैयार किया था। कम उनको मिर्ची वाला चाहिए था, कम मसालेदार, कम तेल चाहिए था उनको। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो खाना तैयार होने के बाद होटल के कर्मचारियों ने उनको पैकेट में भरा और टनल की तरफ भिजवा दिया। वहां से ये पैकेट पाइप के जरिए टनल में फंसे कर्मचारियों तक पहुंचाए गए। होटल में 150 खाने के पैकेट तैयार किए गए। तो देख सकते हैं आप किस तरह से मजदूरों के लिए पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं और इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि इस खाने में किसी तरह की मिर्च मसाले ना हो, ताकि उनकी सेहत जो है वो भी ठीक रहे। 3, 4, 5, 6। सर उसमें हमने वेज पुलाव दिया है, ड्राई पनीर दिया है एंड राइस। कितने पैकेट बनाए आपने? सर ऑलमोस्ट वो 150 पैकेट्स थे सर। तो डॉक्टर की निगरानी में आप खाना बनाए हो? जी जी जी। इनके लिए जो खाना बनाया गया उसमें क्या एहतियात बरते हो? एक्चुअली सर उसमें हमने उनका कार्ब्स का ध्यान रखा है, राइस दिया है कार्ब्स में, प्रोटीन इनटेक के लिए उनके लिए पनीर दिया है, ड्राई पनीर दिया है एंड ऑल अदर थिंग्स। इजी टू डाइजेस्ट? यस 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 यस। जरा दिखाएंगे किचन में ओके ओके खाने का प्रिपरेशन ओके वेलकम। और आपके जो बनाने जी 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 वाले जी लोग हैं वो हम सर प्रॉपर फूड सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखते हैं और हमारे सेल्फ जी 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 ऊपर है। तो सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एक साथ कई विकल्प पर काम किया जा रहा है। इन्हीं में से एक विकल्प है वर्टिकल ड्रिलिंग, जिसके लिए सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग कर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। इस वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर कैसी है रेस्क्यू टीम की तैयारी, ये बता रहे हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा। 2, 3, 4। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय पहुंचा हूं सिलक्यारा सुरंग के ठीक ऊपर, पहाड़ से काफ़ी ऊंचाई पर, लगभग 4 किलोमीटर लंबा ट्रैक करने के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं। मेरे पीछे आप जो सतह देख रहे हैं ये वही हिस्सा है जहां आपको लाल झंडा दिखाई दे रहा है। जियो सर्वे की टीम है जिसका सामान यहाँ पर है और यहीं से खुदाई होनी है। दरअसल काफ़ी तैयारी नीचे से दिया आपने, सबको समतल कर दिया गया है। यहीं से बोरवेल होना है, यहीं से ड्रिलिंग होनी है और यहीं से लगभग 81 मीटर नीचे पाइप भेजी जाएगी ताकि उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके। वर्टिकल ड्रिलिंग सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है ताकि नीचे अगर ऑल्टरनेटिव जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है उससे काम नहीं चलता है तो कम से कम वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को बचाया जा सके। इस जगह पर फिलहाल आने के तमाम रास्ते बंद हैं, सिर्फ जो बचाव कर्मी हैं, एजेंसीज हैं, ऑपरेशन में जुटी हैं वो यहाँ आ पा रहे हैं। इसलिए पहाड़ का दूसरा रास्ता आपको दिखाता हूँ किस रास्ते हमें आना पड़ा है। ये सबसे मुश्किल टेरेन है और तो दूसरे मुहाने से लेकर के पहाड़ के इस हिस्से से होते हुए पहला चैनल है जो यहाँ तक पहुँचा है। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर इस समय बचाव कर्मी काम कर रहे हैं। जैसे ही प्लेटफॉर्म रेडी होगा यहाँ से ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। सिलक्यारा टनल सुरंग के ठीक ऊपर पहाड़ के इस हिस्से पर मैं आशुतोष मिश्रा।
रक्षा राज्य मंत्री और उत्तराखंड से सांसद अजय भट्ट ने बताया कि केंद्र से लेकर राज्य की सभी एजेंसीज रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं। विदेशी जानकारों से भी इस मामले में राय ली जा रही है। उम्मीद है जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। उत्साहजनक है, आशा की किरण आई है और अंदर तक आज उनसे बात भी हुई है, कैमरे द्वारा देखे भी गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि ओएनजीसी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और आरबीएनएल, ये सब जितना है, रेल विकास बोर्ड और हमारा जो सतलुज जल विद्युत निगम, जितनी भी एजेंसीज हैं, ये सब के सब वहां पर लगी है और टीएचडीसी है। कोई पीछे नहीं है, सब दुआ भी कर रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं, लगातार और लगातार। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले 40 घंटों में अच्छी खबर मिल सकती है। आज जो चैलेंज की बात आप कर रहे हैं कि अगले 22 से 45 मीटर का जो पूरा पाथ है वो चैलेंजिंग होने वाला है, क्यों? रहने दो यार, छोड़ो। क्योंकि जो भी मलबा होता है उसका जो मध्यम का हिस्सा होता है, उसपे सबसे ज्यादा लोड प्रेशर होता है और ये भी नहीं पता रहता है कि उसके अंदर गिर जाएंगे किस टाइप के अड़चन है। जैसे मैंने पहले भी बताया, मशीनरी हो सकती है, जो मलबा गिरने को वहीं था पहले से और वो हमारे रास्ते का अड़चन बन सकता है, या बड़े पत्थर या कोई बोल्डर हो। तो इस वजह से हम ये वाला जो हमारा अभी आज का जो ये स्थिति है, अगले जैसे मैंने बोला 30-40 घंटे, ये बहुत क्रिटिकल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला फेज से हम आगे निकल पाएंगे। तो माना जाए कि 30-40 घंटे के अंदर खुशखबरी शायद, अगर सब कुछ सही जाता है, प्लान के हिसाब से जाता है, तो मिल सकती है। उम्मीद पूरा रखिए, प्रयास यही है। सर, वर्टिकल जो ड्रिलिंग की बात हो रही थी, बहुत एम्बिशियस प्लान था, उस पर कितना सक्सेस मिला है? देखिए नहीं, वर्टिकल ड्रिलिंग जैसा मैंने बताया वो एक ऑप्शन है हमारे टेबल पे। उसके लिए हमने प्लान बना लिया है। उसके लिए जो भी मशीनरी इक्विपमेंट को हमें देश में जहां से भी हमें लाना है यहाँ, उसका काम शुरू कर दिया, तो वो मोबिलाइज हो जाने दीजिए। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में बीते 10 दिनों से मजदूरों के संघर्ष को अब दुनिया देख पा रही है। 11वें दिन यानी आज से रेस्क्यू के काम में रफ्तार आने वाली है और माना जा रहा है कि जल्द ही नतीजे बेहतर देखने को मिलने वाले हैं। हम आपको यहाँ से देख रहे हैं, आप ठीक हो? आप दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हो। खत्म होने वाला है मजदूरों समेत देश के लोगों का इंतजार। जल्द बाहर निकलेंगे टनल में फंसे 41 मजदूर। मजदूरों की आजादी का रास्ता कई तरह से किया जा रहा साफ। ये दावा किया जा रहा है रेस्क्यू में लगी एजेंसियों की तरफ से। कुछ ऐसा ही सरकार की तरफ से राज्य मंत्री ने भी किया है। दावा ये किया जा रहा है कि अगले 30 से 40 घंटे में खुशखबरी मिल सकती है, यानी सिलक्यारा टनल में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। रेस्क्यू मिशन से जुड़े नोडल ऑफिसर ने बताया है कि मजदूरों को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। रेस्क्यू 5 मोर्चों पर जारी है। बीते दिन रेस्क्यू टीम 6 इंच की लाइफ सपोर्ट पाइपलाइन से मजदूरों तक डॉक्टर्स के निर्देशानुसार सॉलिड फूड पहुंचा रही है। साथ ही साथ मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद भी तेजी से चल रही है। ये दावा सरकार के राज्य मंत्री अजय भट्ट भी कर रहे हैं। असल में जिस तरह योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है, उसमें 3 तरफ से ड्रिलिंग का प्लान बनाया गया है। इसके तहत सिलक्यारा और बड़कोट की ओर से ड्रिलिंग हो रही है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से खुदाई का काम जारी है। इसके अलावा 170 मीटर की परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का भी प्लान है। उत्तरकाशी की जिस सुरंग में हादसा हुआ है, उसके दोनों छोर के बीच मजदूर फंसे हैं। इसलिए सिलक्यारा और बड़कोट दोनों तरफ से ड्रिलिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो टनल को लेकर मिशन जिंदगी लगातार जारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं। अमित, आज का क्या अपडेट है, आज क्या कुछ होना है? क्योंकि कहा यह जा रहा है 30 से 40 घंटे के बाद मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, तो अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है, दिखाएं। गुंजन, देखिए निश्चित रूप से जो 30 से 40 घंटे का जो टाइम क्लॉक कल शाम शुरू हुआ था वो बहुत ही क्रूशियल टाइम क्लॉक है, क्योंकि पहले हमने देखा है कि अलग अलग तरह के रेस्क्यू मेथड्स का इस्तेमाल किया गया था, अलग अलग रेस्क्यू प्लान्स बनाए गए हैं, लेकिन ये जो 30 से 40 घंटे के सफर की हम बात कर रहे हैं, मैं दीपक को कहूंगा कि एक बार आपको वो कैमरा जूम इन करते हुए पीछे सिलक्यारा टनल का जो ओपनिंग है उसकी तरफ जूम इन करे तो हम दर्शकों को समझा पाएंगे। देखिए कई सारे रेस्क्यू प्लान्स चल रहे हैं। एक टॉप ऑफ द हिल से चल रहा है जो वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, लेकिन उसके लिए मशीनरी अभी आ रही है। ये सिलक्यारा टनल का ओपनिंग है जहां पे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग चल रही है। अब इसमें दो चीजें समझनी होंगी कि पहले जो एजेंसीज थी उन्होंने 900 mm डाया का एक टनल बनाने की कोशिश की थी। तकरीबन 22 मीटर 24 मीटर तक वो पाइपलाइन स्टैब्लिश भी हो गया था, लेकिन उसके बाद हर्डल्स आए और पूरा का पूरा जो ड्रिलिंग प्रोसेस था वो डिरेल हो गया। तो अब उसको चेंज करके, उस प्लान को चेंज करके अब ये किया जा रहा है कि 800 mm डाया का एक नया टनल पाइपलाइन सेटअप किया जा रहा है, और उम्मीद ये है कि उसको सेट करने के बाद 22 मीटर की जर्नी खत्म करने के बाद जो आगे की 22 से 45 मीटर की जर्नी है वो सबसे क्रूशियल है, और उस पर अब काम शुरू हो गया है। गुंजन, ये अच्छी खबर है कि काम शुरू हो गया है और उसमें अभी तक कोई हर्डल नहीं आया है, यानी कि जो सबसे अहम पाथवे माना जा रहा है 22 से 45 मीटर का पाथवे, वो उस पे काम तेजी से चल रहा है। और उसमें चैलेंजेस भी हैं अपने कि जो मलबे का प्रेशर है वो सबसे ज्यादा होगा जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये ड्रिलिंग का प्रोसेस, टनल बनाने का प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो मलबे का प्रेशर बढ़ता जाएगा, उसमें खतरा बढ़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी डर है कि कहीं कोई NHIDCL की या जो एजेंसी इसको इस टनल को बना रही थी उसकी कोई हेवी मशीनरी मलबे में फंसी हुई उस टनल के बीचों बीच ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा उस मशीनरी के थ्रू टनल को पास कराने का। जैसे ही आप 45 मीटर की जर्नी को खत्म करते हैं फिर रास्ता आसान हो जाता है। अमित, जैसे कि आपने टेक्निक्स की बात की, तो कल जो एक गुड न्यूज आई है कि हमारे जो CCTV कैमरेज हैं और जो सुविधाएं हैं उनके पास उपलब्ध करा दी गई हैं, जिससे हमने पिक्चर्स जो हमें साफ हो गई कि जो 41 मजदूर हैं वो वहां सुरक्षित हैं। और यहां हम टेक्निक की बात कर रहे हैं तो जो खबरें आ रही हैं कि ऑगर मशीन से जो ड्रिलिंग का काम चल रहा है, तो इस ऑगर मशीन के बारे में जरा हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए एक जिस कैमरे की आप बात कर रही हैं वो एंडोस्कोपी कैमरा है, जिसको 6 इंच की जो कम्युनिकेशन पाइपलाइन जो बनाई गई है, जिससे फूड पैसेज, मेडिसिन पैसेज और कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके थ्रू ही ये एंडोस्कोपी कैमरा नीचे भेजा जाता है, जिससे विजुअल रोल कॉल भी हो रहा है। यानी कि ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो 41 के 41 मजदूर हैं वो स्वस्थ हैं, सही इमोशनल और मेंटल स्टेट में है। इस चीज को लगातार ऑब्जर्व किया जा रहा है। डॉक्टर्स की अलग टीम है जो इन फुटेज को देखती है। कल इनफैक्ट जो परिवार वाले हैं उनको भी कराया गया था उसी 6 इंच के टनल के द्वारा जो एस्टैब्लिश किया गया है, और वो बहुत अहम कड़ी बन गई है, क्योंकि उन तस्वीरों के बाद हम सब की हिम्मत बंधी है, देश की हिम्मत बंधी है, उन 41 मजदूरों के परिवार की हिम्मत बंधी है, और एजेंसीज में के जो लोग हैं उनको भी लग रहा है कि देखिए हम जो काम कर रहे थे सही डायरेक्शन में, क्योंकि एक एक इंसान जो अंदर है, एक एक मजदूर जो अंदर है, वो इस वक्त डटा हुआ है और मजबूती से जो जंग है वो भी दूसरी छोर पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अमित कई सारे ऑप्शंस का यूज किया जा रहा है, किसी एक ऑप्शन पर हम काम नहीं कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि कल तक ये माना जा रहा था 30 से 40 घंटे लगेंगे, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ तो हमने अपने तरीके को बदला और अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को निकाला जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पूरी जानकारी देने के लिए आपका। चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि अभी हाल क्या है और किन चुनौतियों से रेस्क्यू टीम को गुजरना पड़ रहा है। दरअसल अच्छी बात यह है कि सभी 41 मजदूर टनल में सुरक्षित हैं और उनसे बातचीत भी हो पा रही है, लेकिन असल चुनौती यह है कि इन्हें सुरक्षित टनल से बाहर कैसे निकाला जाए। अब सारी कोशिशें इसी ओर की जा रही हैं। तो दूसरी अच्छी बात यह है कि मजदूरों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। सभी स्वस्थ हैं, लेकिन 60 मीटर मलबा
पार करना रेस्क्यू टीम के लिए चुनौती बना हुआ है। अभी तक सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि टनल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लिहाजा रेस्क्यू टीम के पास पर्याप्त समय है। लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि कहीं ड्रिलिंग के चलते कंपन रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा न बने। बिल्कुल, और रेस्क्यू टीम के लोग सुरंग के भीतर मौजूद लोगों के संपर्क में लगातार हैं, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और रेस्क्यू के 3 प्लान्स पर एजेंसीज काम में जुटी हुई हैं। कहा जा रहा है कि कल या परसों तक टनल से 41 मजदूरों के बाहर आने की खुशखबरी मिल सकती है। बात उस चुनौती की जो सोशल मीडिया के दौर में सबके सामने खड़ी हुई है। ये चुनौती है डीप फेक की। कुछ दिनों से डीप फेक की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर चिंता जताई है। इस बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत और गुमराह करने वाला कंटेंट नहीं चलने दिया जाएगा। तो देखिए, 2 वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि एक एआई डीप फेक वीडियो है जिसको दूसरा बना दिया गया था, यानी कि असली वीडियो को बदलकर फेस मॉर्फ कर दिया गया था और इसके बाद काफी कुछ बवाल भी देखने को मिला। लेकिन सरकार अब इसको लेकर सख्ती अपना रही है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस तरीके के कंटेंट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है और केंद्र सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर गलत और गुमराह करने वाले कंटेंट को नहीं चलने दिया जाएगा। ऐसा अगर कोई करता है तो उसको लेकर सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल सरकार का कहना है कि वो डीप फेक कंटेंट को लेकर सख्त है। इसके लिए सरकार ने सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बुलाया है और उन्हें चेतावनी दी है कि डीप फेक पाए जाने के बाद कंटेंट नहीं हटाने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का यहां तक कि कहना है कि अगर प्लेटफॉर्म ने डीप फेक कंटेंट को नहीं हटाया तो उन पर मुकदमा भी चलाया जाएगा। जाहिर है दुनिया भर में डीप फेक टेंशन बन चुका है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है और इसी वजह से सरकार ने डीप फेक से होने वाले गंभीर जोखिम पर चर्चा के लिए 24 नवंबर को गूगल, फेसबुक, यूट्यूब समेत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बुलाया है। तो डीप फेक कितनी बड़ी दिक्कत है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिन पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने डीप फेक वीडियो को लेकर चिंता जाहिर की थी। सुनिए डीप फेक पर उन्होंने क्या कुछ कहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। भारत में जिस भी चीजें से मीडिया शब्द जुड़ता है उसकी एक इज्जत है और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है। मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता हूं इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया, लेकिन एक चिंता का विषय है जी। तो डीप फेक एक बड़ी चुनौती है क्योंकि टेक्निक के जरिए किसी के वीडियो पर किसी दूसरे की आवाज और चेहरा लगाया जा सकता है। हाव भाव भी सेम होते हैं। बीते दिनों अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का ऐसा ही एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद से इस खतरे पर चर्चा तेज हो गई। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो ने अब भारत में भी टेक्नोलॉजी के खतरनाक इस्तेमाल को लेकर घंटी बजा दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस डीप फेक तकनीक से बने इस वीडियो में जानी मानी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का चेहरा इस तरह फिट किया गया कि ये पहली नजर में सबको असली जैसा लगा, लेकिन वास्तव में ये वीडियो फर्जी निकला। इस बात की पुष्टि खुद ज़ारा पटेल नाम के ब्रिटिश इंडियन सोशल मीडिया स्टार ने भी की, जिनके वीडियो का इस्तेमाल कर इसे सबके सामने शेयर किया गया। ज़ारा पटेल ने लिखा, मुझे पता चला है कि किसी ने मेरी बॉडी और एक लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री के चेहरे का इस्तेमाल करके एक डीप फेक वीडियो बनाया है। इस डीप फेक वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है उससे मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे उन महिलाओं और लड़कियों के भविष्य की चिंता है जिन्हें अब खुद को सोशल मीडिया पर डालने से और भी अधिक डर लगेगा।
इंटरनेट पर जो भी आप देखते हैं उसकी ठीक से जांच करें। इंटरनेट पर सब कुछ वास्तविक नहीं है। डीप फेक में किसी रियल वीडियो या तस्वीर में किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे को ऐसे फिट किया जाता है कि वो असली जैसा दिखे। इसमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है। इसी डीप फेक का शिकार एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को बनाया गया। वीडियो वायरल होने पर रश्मिका ने हैरानी जताई और इस खतरे के खिलाफ आवाज भी उठाई। उन्होंने लिखा, मेरा डीप फेक वीडियो जो ऑनलाइन फैलाया जा रहा है, मुझे उसके बारे में बात करते और उसे शेयर करते हुए बहुत दुख हो रहा है। ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा कुछ सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि हम में से हर एक के लिए बेहद डरावना है, जो इस टेक्नोलॉजी के मिसयूज की वजह से खतरे में आ गए हैं। रश्मिका का डीप फेक वीडियो वायरल होने पर अमिताभ बच्चन समेत कई बड़ी हस्तियों ने हैरानी जताई और इस खतरे से आगाह करते हुए एक सुर में आवाज बुलंद की। अमिताभ ने भारत में डीप फेक के खतरे से निपटने के लिए लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया। डीप फेक खतरे को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच सरकार की तरफ से भी सफाई आई। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सख्त कदम उठाने का भरोसा दिया। राजीव चंद्रशेखर ने बताया, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सभी डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और भरोसे को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अप्रैल 2023 में बने आईटी नियमों के तहत सभी प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करें कि किसी भी यूजर द्वारा कोई गलत सूचना पोस्ट न की जाए। प्लेटफॉर्म ये भी सुनिश्चित करे कि किसी यूजर या सरकार द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर गलत सूचना को 36 घंटे में हटा दिया जाए। अगर प्लेटफॉर्म इसका अनुपालन नहीं करते हैं तो नियम 7 लागू होगा और आईपीसी के प्रावधानों के तहत पीड़ित व्यक्ति प्लेटफॉर्म के खिलाफ अदालत में जा सकता है। डीप फेक गलत सूचना फैलाने का सबसे नया और उससे भी अधिक खतरनाक और हानिकारक रूप है और सभी प्लेटफॉर्म को इससे निपटने की जरूरत है। जानकारों के मुताबिक डीप फेक वीडियो या फोटो इतने परफेक्ट होते हैं कि उन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बारीकी से देखने पर इसकी पहचान हो सकती है। शख्स के चेहरे के एक्सप्रेशन, आंखों की बनावट और बॉडी स्टाइल पर गौर करना होगा। आमतौर पर ऐसे वीडियो में बॉडी और चेहरे का कलर मैच नहीं करता, जिससे इनकी पहचान की जा सकती है। इसके साथ ही लिप सिंकिंग से भी डीप फेक वीडियो को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा कुछ एआई टूल्स के जरिए भी डीप फेक का पता लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज जब दुनिया युद्ध, अपराध और कई दूसरे टकरावों से जूझ रही है, ऐसे में शांति, अमन का पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाना बेहद जरूरी हो गया है। इसी सोच को सामने रखते हुए शिरडी के साईं बाबा मंदिर में कई देशों से आए श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे। बाबा के ये विदेशी भक्त उनके लिए शांति संदेश को दुनिया भर में साझा करना चाहते हैं। ओम साई श्री साई जय जय का लयबद्ध होकर जाप करते बाबा के ये विदेशी भक्त हैं, जो विश्व में शांति का पैगाम देने निकले हैं। साई के दर पर ये भक्त जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस, स्विस, ब्रिटेन और मलेशिया से पहुंचे हैं। साईं बाबा में गहरी आस्था लिए विदेशी धरती और परिवेश से आए ये श्रद्धालु भारतीय परिधान पहने थे। इन सभी ने साईं बाबा को अपने आचरण से मानवता के धर्म की सीख देने वाला बताया। यही वजह रही कि साईं बाबा के सबका मालिक एक वाले मंत्र से प्रभावित होकर ये विदेशी श्रद्धालु साईं दरबार पहुंचे। Basically, we are all one, Aham Brahmasmi. And so his philosophy is very important right now in the globe because he's a symbol, he's a messenger of peace, of love. And so he, through his life, through following his messages, we all can walk the path of Satya, Dharma, Shanti. एक तरफ शिरडी के साईं बाबा मंदिर में ये विदेशी श्रद्धालु साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर उनका आशीर्वाद मांगते दिखे, तो वहीं बाबा के देसी भक्तों का जरा ये अलग अंदाज देखिए।
दरअसल बाबा के दर्शन की खातिर बारामती से एक पैदल यात्रा निकाली गई, लेकिन इससे पहले आयोजित किए गए इस खास जुलूस ने इलाके की रौनक मानो बढ़ा दी। देवी देवताओं का किरदार निभाते ये कलाकार अपने खास परिधानों में लोगों का ध्यान खींचते दिखे। दरअसल महाराष्ट्र के बारामती में शिरडी के साईं बाबा दर्शन के लिए श्रद्धालु पैदल यात्रा पर निकले। इससे पहले आयोजित इस पालकी जुलूस में करीब 2000 लोगों ने भाग लिया। ये पैदल यात्रा बारामती की साई इच्छा ट्रस्ट की ओर से हर साल करवाई जाती है। बाबा के दर तक निकलने वाली पैदल यात्रा से पहले इस भव्य जुलूस की भी काफी चर्चा हुई, जिसमें महिलाओं की भागीदारी खास रही। बता दें कि बारामती से शिरडी साई मंदिर तक पैदल यात्रा 11 दिन की है, जिसके बाद इन सभी को साईं बाबा का दर्शन करने को मिलेगा। फिलहाल तो ये बाबा की महिमा ही है, जिनके दर्शन शास्त्र से प्रभावित करोड़ों की तादाद में देसी ही नहीं विदेशी श्रद्धालु शिरडी में दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में रुपया, पैसा, सोना, चांदी और कई और बहुमूल्य चीजों का दान भी होता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2022 में 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक 400 करोड़ 17 लाख रुपए दान आया था, जो खुद में एक रिकॉर्ड ब्रेक चढ़ावा था। शिरडी से नितिन मिराणे और बारामती से वसंत मोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं केरल के कोझिकोड, जहां सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। हर कोई शिव की भक्ति में डूबा है। श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। कोझिकोड का श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर केरल के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में 1 क्विंटल से के भव्य मोर की स्थापना से पहले शोभा यात्रा निकाली गई। हाथों में दीप, मन में आस्था का भाव। बिना चप्पल जूते के पैदल यात्रा पर निकले श्रद्धालु। ढोल मंजीरा की थाप पर भक्ति में डूबे शिव भक्त। ये पैदल यात्रा केरल में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर जा रही है। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बने। इस यात्रा का मकसद मंदिर परिसर में इस अलौकिक मोर की स्थापना करना है। खास बात है, इस मोर की कारीगरी लकड़ी के टुकड़े पर की गई है, यानी ये मोर बिना जोड़ का है। इसके अलावा इसमें एक और खास बात है कि मोर के चरणों पर नाग देवता की भी आकृति बनाई गई है। केरल के कोझिकोड का श्री सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर केरल के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ 1 क्विंटल के इस भव्य मोर की स्थापना ने इस मंदिर की शोभा और बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के 42वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इन दिनों कारोबारियों की भरमार है, जिनके अलग अलग प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स यहां आने वाले लोगों को खींच रहे हैं। वैसे तो मेले की थीम इस बार वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, जिसकी तस्दीक मेले में जाकर हो रही है। मगर इस बीच महिला उद्यमियों ने इनकी कलाकारी से खासकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। मैं हैंडमेड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग कराती हूँ। हमारे ब्रांड का नाम है परितृप्ति। इसकी शुरुआत मैंने 2019 में किया था, मैं और मेरे मित्र अनिल कुमार ने मिलके। मैं शुरुआती दौर से ही, जब मैं स्कूल में थी क्लास 3-4 से ही मैं हैंडक्राफ्ट में बहुत रुचि रखती थी। हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था हस्तकला। तो 2019 में मैंने ऐसी ही कुछ 1-2 चीज़ें बनाई थी ज्वेलरी की, और मैं घर से ही एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, जिसमें मुझे 90 के व्यूज़ आया है। तो उस अच्छे रिस्पांस को देखते हुए मैंने इस काम को शुरू किया। 2020 में फिर लॉकडाउन हो गई, लेकिन 2021 से मुझे एक रेस मिला और मैंने सोचा कि मैं अपने प्रोडक्ट को दुनिया को दिखाऊं। तो आज मैंने 3-4 गाँव को एडॉप्ट किया है अपने झारखंड जमशेदपुर में ही, और मैं अभी तक 80 महिलाओं को फ्री में प्रशिक्षण दी हूँ। मैं जैसे झारखंड के जो भी ट्राइबल आर्ट्स है उस पर मैं ज्वेलरीज बनाती हूँ इस तरीके से। ये पेंडेंट है, उसकी ईयरिंग है, और भी कई सारे डिज़ाइंस है।
तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इस आर्ट फॉर्म को, अपने ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकूँ और बाहर में हर एक देश में बेच सकूँ। यही मेरा लक्ष्य है। मैं पिछली बार भी आई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। JKTPO मुझे यहाँ ने भेजा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना है। हम एक औरत है, हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं और हमको अच्छा लगता है माल बेचना। हम बाहर जाते हैं माल बेचने के लिए, मगर हमको बहुत अच्छा लगता है हम खुद अपने पैरों पे खड़ा होते हैं। पहले तो कम ही, आज मैं मुझे 30 लड़कियां मेरे साथ काम करती है। सर मैं बनाती हूँ सूट, शाल बनाती हूँ और फेरन बनाती हूँ। सर जो कुछ कोई ऑर्डर देता है क्या बनाना है तो मैं अच्छी तरह बनाती हूँ। सर मैं दूसरों को भी समझाती हूँ कि काम खुद करो, अच्छा होता है जब अपने पैरों पे खड़ा होता है। अपने घर वालों को भी खुश रखती हूँ। जो बाहर में लगता है प्रोग्राम में, हर किसी प्रोग्राम में जाती हूँ। मुझे 2 बार यहाँ प्रगति मैदान में मिला है। हमारे बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स है कश्मीर के हैं, हैंडलूम के हैं। कश्मीर में हमारा आरी वर्क का है, जरी वर्क का है, नीडल वर्क का है, पश्मीना है, सेमी पश्मीना है, जामा है। देयर आर लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन द ट्रेड फेयर इफ आई से, बिकॉज विद द बिफोर देयर वाज नो एनी लाइक डिपार्टमेंट इन आवर स्टेट लाइक JKTPO. It's now with the help of the department, they are always there like in our support, like a spine for us, who are always supporting us. जैसे पहले JKTPO का डिपार्टमेंट हमारे स्टेट में नहीं था। JKTPO के आने से क्या हुआ कि हमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लाइक इंटरनेशनल, नेशनल, इवन द स्टेट लेवल पे भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिली। हम एग्जिबिट करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, B2B में हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स बने, क्लाइंट बेस हमारा बढ़ रहा है। तो जैसे विद द JKTPO की वजह से हमारा अभी जो क्लाइंट बेस है इंटरनेशनल में, US में है, जर्मनी, मिडिल ईस्ट, लाइक दिस। देश में पहली बार पेड़ों को पेंशन दी गई। यकीनन ये बात सुनकर आपको अटपटा जरूर लगा होगा, मगर ये सच है। हरियाणा में सरकार द्वारा पेड़ों की सुरक्षा के लिए प्राणवायु देवता योजना चलाई गई है, जिसके तहत करनाल में प्राणवायु देने वाले 120 पुराने पेड़ों को पहले साल की 2700 रुपए पेंशन जारी की गई है। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि धरती पर जीने के लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। ऐसे में बरगद, नीम, पीपल समेत कई पेड़ इसी शुद्ध हवा को देने वाले स्रोतों में से एक है। इन्हीं जरूरी पेड़ों को संरक्षित करने की जरूरत को महसूस करते हुए हरियाणा में एक कागजी पहल को धरातल पर उतारा गया। दरअसल प्राणवायु देवता योजना के तहत करनाल जिले में 75 से 150 साल या उससे भी ज्यादा उम्र तक के 120 पुराने पेड़ों को जिला वन विभाग ने पहले साल की 2700 रुपए पेंशन जारी की। जी सरकार ने प्राणवायु योजना चालू करी पेड़ों की सुरक्षा के लिए। इसमें बहुत बढ़िया काम कराया सरकार ने। भाई इसका ऑक्सीजन की पहली कोरोना में बहुत कमी हुई, उसका बहुत लोग तंग हुए। ठीक है, इसका लोगों को जागरूकता होगी, देख रेख करेंगे लोग, पेड़ पौधे लगावेंगे। ये तो पुराना पेड़ है जी, हमारा तो तीसरी चौथी पीढ़ी के टाइम तक हमने तो आज लगे सुरक्षित रख रखा है। ये पेड़ जो है ना गांव बसने से भी पहले के पेड़ है। गांव जब बसा है, अभी गांव को बसे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, 300 साल के करीब हुए हैं। तो ये उससे भी पुराने पेड़ है, 300 साल से भी। हाँ, शाखाएं इसकी जो है ना, हम जब पढ़ते थे तो इसकी शाखाएं जो है ये बाउंड्री बार सड़क पार थी। को कर रहे हैं हम, इसकी सेवा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं ना। हमारे तो 60-70 साल ऊपर आई तो बढ़िया कर रहे हैं जमीन। इसकी देखभाल भी पहले लगे हम 40 साल के 45 के हुए। हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता योजना के तहत करनाल जिले में कुल 9 तरह के पेड़ों को पेंशन का लाभ दिया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 49 पीपल के, 36 बरगद के पेड़ शामिल हैं। इसके अलावा 11 पिलखन,
4 जांडी, नीम और जाल के 2-2 पेड़ और केम्ब और केंदू का 1-1 पेड़ शामिल है। जिले में मिले इन पेड़ों की उम्र 75 साल से लेकर 150 साल तक पाई गई है। पेड़ों के संरक्षण के मामले में काछवा और गोली गांव सबसे आगे है। दोनों ही गांवों से 7-7 पेड़ों को पेंशन के लिए चुना गया है। वहीं करनाल के 27 गांव दरअसल ऐसे हैं जहां केवल 1-1 पेड़ ही पाया गया है। मगर गांव के मुकाबले शहर में तो पुराने समय के पेड़ मिले ही नहीं जो विभाग के दावों पर खरा उतर पाए। ऐसे में शहरी क्षेत्र का इकलौता घरोंडा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 1 पेड़ नीम का मिला है। इसकी उम्र 90 साल बताई गई। जाहिर है पुराने पेड़ किसी भी जगह की साझा विरासत का हिस्सा रहे हैं और ये जीवन के लिए ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत भी है। जहां कोरोना काल के चलते ऑक्सीजन संकट खड़ा हो गया था, ऐसे में हरियाणा सरकार की ऑक्सीजन देने वाले पुराने पेड़ों को संरक्षित करने की ये योजना वाकई में एक सराहनीय कदम है। हरियाणा में 4000 लोगों के लगभग के खातों में 2700 रुपये की पेंशन जो है ना की पहली किस्त जो है वो दी गई है। और इसी तरह करनाल जिला में कुल 112 वृक्षों को के मालिकों को पेंशन दी गई है जो 75 वर्ष से अधिक आयु के थे। और इन वृक्षों में ज़्यादातर वही वृक्ष हैं जो बहुत पुराने समय के लगे हुए हैं, जिसमें बड़, पिपल, पिलखंड, नीम और कृष्ण कदम, पिलखंड, इस तरह के प्राचीन वृक्षों को ही जो जिन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है उनको ये किस्त दी गई है। निश्चित तौर पर पुराने पेड़ों को संरक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार की एक अच्छी पहल है। उम्मीद है कि प्राण वायु देने वाले ऐसे पुराने पेड़ों की देखभाल करने वाले मालिकों की फेहरिस्त बढ़े और हरियाणा से निकलकर दूसरे राज्यों के सामने एक मिसाल पेश करे, ताकि और लोगों को भी ऑक्सीजन देने वाले पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा सके। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों के बीच। 54th इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल समारोह में फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी के साथ इस साल 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का तीसरा संस्करण वापस आ गया है और इसका शुभारंभ केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो कार्यक्रम को भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2021 में लॉन्च किया गया था। इस पहल का मकसद युवाओं को अपने कौशल को बढ़ाने के लिए मंच देना है। इसमें 48 घंटों का चैलेंज होता है जिसमें हिस्सा लेने वालों को एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर देना होता है और इन 48 घंटों के बाद कई लोगों के पास सुनहरा मौका होता है बड़ी कंपनीज के साथ काम करने का। उम्मीद करते हैं आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और बने रहिएगा गुड न्यूज टुडे पर।